नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया से संबंधित सीरीज का पार्ट 4 कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं और उन 3 पार्टों में हमने आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, बौद्ध स्मारक, भीमबेटका और खजुराहो जैसे यूनेस्को के सांस्कृतिक महत्व के विश्व धरोहर स्थलों को हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर इससे पहले के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के वीडियो से। आज के इस वीडियो में भी आज हम 2 साइट को कवर करेंगे, एक जो कि होगी एक नालंदा और एक होगी हमारी बोध गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की पहले साइट से। तो पहली हमारी साइट है नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब हम नालंदा महाविहार को देखेंगे तो इसमें आपको 3वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक के मठ और शैक्षिक संस्थान के पुरातात्विक अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, नालंदा महाविहार में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक के मठ और शैक्षिक संस्थान से संबंधित पुरातात्विक अवशेष आपको देखने को मिलते हैं और इसे 2016 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, ये आप अवशेष देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अच्छा, जो ये नालंदा के महाविहार, इसमें और आपको कौन कौन सी आकृतियां देखने को मिलेंगी? तो इसमें आपको स्तूप देखने को मिलेंगे, मंदिर देखने को मिलेंगे, विहार मिलेंगे। विहार क्या होते हैं? विहार एक तरह के आवासीय क्षेत्र होते हैं या शैक्षिक भवन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी कलाकृतियां आपको नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार में देखने को मिलेंगी, स्तूप, मंदिर, विहार। और ठीक है, अब ये जो स्तूप, मंदिर या विहार जो यहाँ पर बनाए गए हैं वो किससे बने हुए हैं? चूने से बने, चूने, पत्थर और धातु से निर्मित किए गए हैं। इस नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थलों में जो सबसे प्राचीन चीज है या जो सबसे विस्मय चीज है वह है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ये ध्यान रखिएगा कि जो नालंदा है वो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो इसकी स्थापना थी वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी और कब की थी? 5वीं शताब्दी में। तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी जो कि गुप्त वंश से संबंधित था और इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, इस स्थल की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी सर फ्रांसिस बुकानन ने। ये नालंदा जो महाविहार है या नालंदा विश्वविद्यालय, ये और किसके लिए जाना जाता है? ये बौद्ध संप्रदाय के विकास व मठ संबंधी और शैक्षिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ पर किससे संबंधित शिक्षा दी जाती थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ एक तो बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती थी और बौद्ध धर्म के समकालीन ग्रंथों की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म, समकालीन ग्रंथों और दर्शन से संबंधित विषयों की शिक्षा के अलावा यहाँ पर तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था, व्याकरण पढ़ाया जाता था, विज्ञान पढ़ाया जाता था, चिकित्सा भी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो ये जो सारे विषय थे, तर्कशास्त्र, व्याकरण, विज्ञान और चिकित्सा, ये सारे नालंदा विश्वविद्यालय के हिस्सा थे। ठीक है, या नालंदा विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के महत्वपूर्ण हिस्से थे, भाग थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और पाल शासकों ने संरक्षण दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को राजा हर्षवर्धन और पाल शासकों ने संरक्षण दिया था और इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे। इसके बाद जो विहारों, आवासीय शैक्षिक संरचना और चैत्य मंदिरों जैसी संरचनात्मक अवशेष यथा स्थान इन सिटू संरक्षित किए गए हैं। तो देखिए, अवशेषों को संरक्षित करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है इन सिटू या यथास्थान और दूसरा होता है एक्स सिटू। इन सिटू में क्या होता है? अवशेषों को जहां पर खोजा जाता है या जहां पर पाए जाते हैं उनको उसी स्थान पर ही संरक्षित कर दिया जाता है। जबकि एक्स सिटू में क्या होगा? उन सारे अवशेषों को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षित किया जाता है, जैसे कि म्यूजियम। ठीक है, तो इसमें जो विहार थे, जैसे मैंने बताया भी, जो विहार क्या थे? आवासीय संरचनाएं थी, साथ में शैक्षिक संरचनाएं भी, या आवासीय कम शैक्षिक संरचनाएं थी। और चैत्य क्या होते थे? चैत्य मंदिर जैसे संरचनाएं होते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो विहार हैं और चैत्य, उनके अवशेषों को यथास्थान ही
संरक्षित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ के जो मंदिर हैं, इस परिसर के, नालंदा परिसर के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में एक खास विशेषता है, जो कि ये पंचकोणीय विशेषता या 5 गुना योजना। ठीक है, तो यहाँ के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में आपको ये विशेषता विशेष रूप से देखने को मिलती है, पंचकोणीय विशेषता। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध पुस्तकालय भी था, जो संस्कृत ग्रंथों के लिए एक प्रमुख स्रोत था, जो जुएनजैंग और यिंगिंग जैसे तीर्थयात्रियों द्वारा पूर्वी एशिया में प्रसारित किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पर एक प्रसिद्ध पुस्तकालय आपको देखने को मिलेगा, जो कि संस्कृत ग्रंथों का एक प्रमुख स्रोत है। और ये जो ग्रंथ थे ना, इनको पूर्वी एशिया में प्रसारित किया गया था, इनको प्रचार प्रसार किया गया था, किसके द्वारा? जुएनजैंग और यिंगिंग के द्वारा। ठीक है, ये दोनों क्या थे? तीर्थयात्री थे। अब 12वीं शताब्दी में क्या हुआ? 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी की जो तुर्की सेना थी ना, उसने इसको बर्बाद कर दिया, इसको नष्ट कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को। तो ये ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने या बर्बाद करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा परिसर। आयु समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज की दूसरी साइड में। दूसरी साइड हमारी है महाबोधि मंदिर परिसर या बोध गया। ठीक है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन बोध गया। इसको 2002 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। जैसे कि आप जानते ही हैं कि महाबोधि मंदिर परिसर वो बोध गया में, और बोध गया कहाँ है? बिहार में। ठीक है, महाबोधि मंदिर परिसर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया पहला मंदिर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया यह पहला मंदिर है। और ये जो महाबोधि मंदिर है ना, ये भगवान बुद्ध के जीवन और विशेषकर ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। जैसे कि आप जानते हो कि जो महात्मा बुद्ध हैं, उनसे संबंधित 4 हमारे पवित्र स्थल हैं, जिसमें से पहला लुम्बिनी है, सारनाथ है, कुशीनगर, और चौथा हमारा कौन सा है? महाबोधि। ठीक है, तो महाबोधि को भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थलों में से एक पवित्र स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ले लेते हैं, लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। ठीक है, लुम्बिनी हमारा भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। सारनाथ में क्या था? भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये चारों स्थान याद रखिएगा। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, सारनाथ भगवान बुद्ध के पहले उपदेश, और कुशीनगर भगवान बुद्ध से संबंधित परिनिर्वाण। ठीक है, और महाबोधि हमारा जो चौथा स्थान, वहां वो क्या है? जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये 4 हमारे स्थान हो गए महात्मा बुद्ध से संबंधित। इसके बाद महाबोधि मंदिर भारत में ईंट से बनी आरंभिक संरचनाओं के कुछ जीवित उदाहरणों में से एक है। तो ये याद रखिएगा, जो महाबोधि मंदिर है ना, ये ईंट से बना मंदिर है, और यह ईंट से बने प्रारंभिक मंदिर में सबसे प्राचीन मंदिर है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौजूदा मंदिर या महाबोधि जो मंदिर है ना, ये उत्तर गुप्त काल में बना था। ठीक है, उत्तर गुप्त काल में पूरी तरह से ईंट से निर्मित संरचनाओं में से सबसे प्राचीनतम है। तो अगर कभी पूछा जाए कि ईंट से बना सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, तो वो मंदिर होगा हमारा महाबोधि मंदिर। ठीक है, महाबोधि मंदिर, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यहीं पर 531 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सर्वोच्च और संपूर्ण अंतर्ज्ञान प्राप्त किया था। जैसे कि ऊपर बताया था कि यहाँ पर महाबोधि में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके बाद चलते आगे देखते हैं। 260 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक इस स्थान पर तीर्थ यात्रा पर आए थे, और उन्होंने बोधि वृक्ष के स्थल पर पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सम्राट अशोक इस स्थान पर 260 ईसा पूर्व में आए थे तीर्थयात्री के रूप में। ठीक है, और तीर्थ यात्रा करने के लिए तभी इन्होंने यहाँ पर बोधि वृक्ष के स्थल पर पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस महाबोधि मंदिर परिसर में 7 पवित्र स्थान है हमारे, जो कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कौन से हैं वो 7 पवित्र स्थान? जरा देख लेते हैं उनको भी। पहला है बोधि वृक्ष, जो कि पीपल का पेड़ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था?
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने, ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अपना पहला सप्ताह व्यतीत किया था। ठीक है, अपना पहला सप्ताह यहाँ पे गुजारा था। और इसका वर्णन कहाँ में देखने को मिलता है? जातक कथाओं में। ठीक है, जातक कथाओं में यह पता चलता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर व्यतीत किया था। जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथाएं हमारी बुद्ध की कथा संग्रह है। ठीक है, बुद्ध की कथाओं का संग्रह है। ठीक है, बुद्ध की कथाओं का संग्रह है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो जातक कथाएं है ना, भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो जातक कथाएं हैं वो भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई थी। और ये जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध ग्रंथ, जो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है उसके भाग हैं। ठीक है, त्रिपिटक के भाग हैं। त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक के भाग। त्रिपिटक हमारा एक बौद्ध ग्रंथ था। ठीक है, इस त्रिपिटक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। ठीक है, उपदेश उपदेश संग्रहित हैं। और ये जो त्रिपिटक है पाली भाषा में है। ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया। और त्रिपिटक हमारे 3 त्रिपिटक होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, इनके बारे में आगे बाकी डिटेल आगे के आने वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पवित्र स्थान था वो वह था अनिमेष लोचन चैत्य या प्रार्थना हॉल स्कूल। और यह था दूसरा सप्ताह जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने समय अपना व्यतीत किया था। तीसरा पवित्र स्थान था रतन चक्रम, तीसरा सप्ताह। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना तीसरा सप्ताह यहाँ पर व्यतीत किया था। चौथा था रत्नागर चैत्य। ठीक है, पांचवा पवित्र स्थल था अजापाला निरोध वृक्ष। ठीक है, पांचवा सप्ताह। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ही ब्राह्मणों के प्रश्नों का उत्तर दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। ठीक है, जो ये वृक्ष था अजापाला निरोध वृक्ष, इसके नीचे बैठकर ही भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के प्रश्नों का उत्तर दिया था और इस तरह अपना पांचवा सप्ताह व्यतीत किया था। छठा पवित्र स्थल है कमल कुंड। ठीक है, और सातवां था राजयतना वृक्ष। तो ये थे हमारे 7 पवित्र स्थान जो महाबोधि परिसर में स्थित हैं। बोधि वृक्ष, अनिमेष लोचन चैत्य, रत्न चक्रम, रत्नागर चैत्य, अजापाला निरोध वृक्ष, कमल कुंड और रजयतना वृक्ष। ठीक है, तो समझ में आगे होगा। ये आगे चलते हैं। तो महाबोधि मंदिर में महात्मा बुद्ध की आपको मूर्ति भी देखने को मिलेगी और ये जो मूर्ति है वह पद्मासन की मुद्रा में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है महाबोधि परिसर में वह किस मुद्रा में, तो वह पद्मासन की मुद्रा में है। और ये भी याद रखिए जो महाबोधि परिसर है वह फल्गु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, फल्गु नदी गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये थी हमारी 2 साइटें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, महाबोधि और बोध गया। ठीक है, जिनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो इस तरह हमने टोटल 8 साइटें कवर कर ली। ठीक है, 7वीं हमारी बोध गया हो गई और 8वीं महाबोधि। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और साइट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।